नमस्कार, आज है 5 अप्रैल, दिन मंगलवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। हो जाइए तैयार दिन भर की बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान में सियासी संकट जारी, अविश्वास प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई। पाकिस्तान सरकार का बयान, इमरान खान अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण, इमरान के जाने का भारत पर क्या होगा असर। श्रीलंका में सत्ताधारी पार्टी ने खोया बहुमत, गोटबाया के गठबंधन से 41 सांसद बाहर। विपक्षी पार्टी ने कहा हम जनता के साथ। यूक्रेन ने रूसी सेना पर केमिकल अटैक का लगाया आरोप, कहा ओब्लास्ट में नाइट्रिक एसिड के टैंक पर किया गया हमला। लोगों से खिड़की और दरवाजे बंद रखने की अपील। दिल्ली में पीएम मोदी की मौजूदगी में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक, संसद और स्थापना दिवस पर हुआ मंथन। सांसदों को अपने अपने इलाकों में सेवा में लग जाने का निर्देश। कार्लाइल ग्रुप की हिस्सा बिक्री से एसबीआई कार्ड 4.5% की गिरावट के साथ वायदा का टॉप लूजर। ब्लॉक डील के जरिए करीब 3 करोड़ शेयरों में सौदे। और दिन भर उतार चढ़ाव के बाद बाजार गिरकर बंद। निफ्टी में करीब 100 अंकों की गिरावट, बैंक शेयरों पर दबाव ज्यादा। बैंक निफ्टी 550 अंकों से ज्यादा टूटा। और आइए जरा फटाफट से नजर डाल लेते हैं उन खबरों पर जो दिन भर छाई रही। एक रैप अप आज की दिन की बड़ी खबरों का। सबसे पहले खबर दिल्ली से। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण से संबंधित बिल, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक को आज राज्यसभा से पेश कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का सौतेली मां जैसा व्यवहार तीनों नगर निगमों को अच्छे काम करने से रोकता है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सदस्यों की ओर इशारा करते हुए सवाल किया कि ये बताएं कि सौतेली मां जैसा व्यवहार किया है या नहीं किया। गृह मंत्री ने कहा कि तीनों निगमों के बीच नीतियों के रूप में समानता लाना बहुत जरूरी है। आपको बताएं कि बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। लगातार हार के चलते आंतरिक विरोध से जूझ रही कांग्रेस में जान फूंकने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हर मुमकिन उपाय करने का वादा किया है। आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस का पुनरुद्धार लोकतंत्र और समाज के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन में हर स्तर पर एकता सर्वोपरि है। सोनिया गांधी ने कहा कि इसके लिए जो भी जरूरी है वो सब करने के लिए वो तैयार है। शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मुंबई के पथराचौल भूमि घोटाले मामले में संजय राउत की करोड़ों की संपत्ति अटैच की है। ईडी ने पीएमएलए जांच में राउत से जुड़े अलीबाग के 8 फ्लैट और मुंबई के फ्लैट कुर्क किए हैं। बताया जा रहा है कि यह घोटाला 1034 करोड़ रुपए का है। जानकारी के मुताबिक 1034 करोड़ के पथराचौल लैंड स्कैम मामले में संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत का नाम भी सामने आया था, जिन्हें ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। दूसरी तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह कार्रवाई सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के तहत की गई है। इसमें उनके परिवार और फर्मों से संबंधित 4 करोड़ 81 लाख रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। 15 दिन के भीतर अब तक 13 बार पेट्रोल और डीजल के दाम तेल कंपनियों की तरफ से बढ़ाए जा चुके हैं। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में आज पेट्रोल 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 119 रुपए 67 पैसे और डीजल 103 रुपए 92 पैसे के भाव पर बिक रहा है। देश में लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों पर सरकार का कहना है कि कुछ विकसित देशों में पेट्रोल की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भारत में तेल की कीमतें बस 5% ही बढ़ी। देश में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। लगातार दूसरे दिन 1000 से भी कम मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 795 नए मरीज मिले, जबकि 1208 मरीज ठीक होने के बाद अपने घर भी गए। 58 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर न्यूज चैनलों की भरमार है। ऐसे में हिट
पाने के लिए चैनल सनसनीखेज तरीकों से खबरों को दिखा रहे हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं होती अक्सर। ऐसे में सरकार ने नए आईटी रूल्स के तहत 22 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। इनमें पाकिस्तान के 4 चैनल शामिल हैं। खबरों के मुताबिक इन चैनल्स को राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंध, पब्लिक ऑर्डर से संबंधित गलत खबरों को प्रसारित करने के लिए बैन किया गया है। पहली बार इन 18 चैनलों को नए आईटी रूल 2021 के तहत ब्लॉक किया गया है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन इसी महीने भारत दौरे पर आने वाले हैं। ब्रिटिश पीएम का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री जॉनसन अपने इस दौरे के दौरान भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर जोर देंगे। आपको बताएं कि पीएम जॉनसन का लंबे समय से भारत दौरा अटका हुआ है। बोरिस जॉनसन को कोरोना महामारी के चलते पिछले साल 2 बार अपनी भारत यात्रा टालनी पड़ी थी। और एक और खबर जो आज दिन भर सुर्खियों में रही, WHO ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत दुनिया में 797 करोड़ से ज्यादा लोगों में से 99% लोग शुद्ध हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं 99% लोग। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 117 देशों के 6000 से ज्यादा शहरों में हवा की गुणवत्ता की जांच के बाद यह नतीजा निकला है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दिक्कत है सूक्ष्म पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। यह समस्या सबसे ज्यादा मध्यम और निम्न आय वाले देशों में है, जिसमें भारत भी शामिल है। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो इंसानों को हवा साफ करने वाला केमिकल मास्क लगाकर घूमना पड़ेगा। और टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे। ट्विटर में मस्क की 9% हिस्सेदारी की बात सामने आने के बाद ट्विटर ने यह जानकारी दी है। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि हाल ही के हफ्तों में मस्क के साथ ट्वीट के जरिए हुई बातचीत से साफ है कि बोर्ड में उनके शामिल होने से वैल्यू एडिशन होगा। इससे पहले मस्क ने ट्विटर के फीचर को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने यूजर से पूछा था कि क्या आप एडिट बटन चाहते हैं। एडिट फीचर का मतलब है कि आपने जो भी ट्वीट किया उसे आप एडिट कर पाएं। तो ये था दिन भर की खबरों का रैप अप। अब शुरुआत करते हैं थोड़ा विस्तार से चर्चा का क्रम। शुरुआत कवर स्टोरी के साथ। पाकिस्तान में जारी सियासी संकट फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव भंग करने को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोई फैसला आज भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हुआ। इस मामले में सुनवाई एक बार फिर कल तक के लिए टाल दी गई है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से एक बयान जारी करके बताया गया है कि इमरान खान अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हैं। इससे पहले पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 3 महीने में चुनाव कराने पर असमर्थता जाहिर की थी। अमेरिका ने इमरान के विदेशी साजिश वाले बयान पर बोला है कि इमरान के आरोप झूठे हैं। दूसरी तरफ इमरान के समर्थन में रूस भी उतर आया है। रूस ने इमरान का समर्थन करते हुए अमेरिका को घेर दिया है। रूस ने कहा है कि इमरान को अमेरिका का आदेश न मानने की सजा मिल रही है। अच्छा, इस बीच बीते कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि लगातार इमरान खान ये दिखाने में जुटे हुए हैं कि वो भारत के दोस्त हैं। कभी भारत की विदेश नीतियों की तारीफ करना, तो कभी भारत के साथ दोस्ताना संबंधों को लेकर बयान देना। लेकिन कुर्सी जाते देख इमरान खान भारत के प्रति जो प्यार दिखा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और सत्ता से अगर इमरान खान हटते हैं तो भारत के लिए ये क्या नफे नुकसान का सौदा होगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जब से इमरान खान की कुर्सी पर संकट खड़ा हुआ है, तब से वो लगातार भारत की तारीफ करने में जुटे हुए हैं। इमरान खान ने एक बार फिर दोहराया है कि वो भारत विरोधी नहीं है और वो हर देश से आपसी सम्मान के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इमरान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आती जहां वो भारत से दोस्ती के पक्ष में दिखे हों। ऐसे में ये सवाल काफी ज्यादा उठ रहा है कि इमरान खान के जाने के बाद भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्तों का क्या होगा। जहां कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इमरान का जाना भारत के लिए अच्छी खबर हो सकती है, तो वहीं कुछ का कहना है कि सत्ता में चाहे जो भी हो, पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते तनावपूर्ण ही रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्यों इमरान का जाना भारत के लिए फायदेमंद है। विशेषज्ञों के मुताबिक इमरान की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे विपरीत हालातों का फायदा उठाकर यहाँ कट्टरपंथी ताकतें सक्रिय हो गई। इमरान के कार्यकाल में यहाँ आतंकवाद तेजी से बढ़ा। पड़ोस में आतंकवाद के सक्रिय होने का सीधा खतरा भारत के लिए है। इमरान सरकार चीन की गोद में बैठी है, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए ठीक नहीं है। पाकिस्तान में चीनी सरकार कई डैम बना रही है। पाकिस्तान में चीन का घुसना भारत के रक्षा हितों के लिए कतई बेहतर नहीं है।
इमरान के बतौर प्रधानमंत्री रहते भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध कभी अच्छे नहीं हुए। इमरान ने हमेशा भारत विरोधी रुख अपनाए रखा और वो आए दिन भारत के आंतरिक मामलों पर बयानबाजी करने से नहीं चूकते। कई जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान में चाहे किसी की भी सरकार हो, जब तक पाकिस्तानी सेना का सत्ता में दखल होगा, दोनों के रिश्तों में तनाव बरकरार रहेगा। जानकार कहते हैं कि इमरान की विदाई के बाद जो भी पार्टी सत्ता में आएगी, उनके सामने सेना को खुश करने की मजबूरी होगी और इसी मजबूरी में उन्हें भारत के प्रति ज्यादा कठोर रुख अपनाना होगा। पाकिस्तान के गठन के बाद से ही सेना का दखल सरकार में हमेशा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में सरकार के बदलने से न तो वहाँ के लोगों के लिए कुछ बदलेगा और न ही भारत के लिए। इमरान के जाने से और ना जाने से भारत के लिए ज्यादा कुछ बदलेगा, इसकी संभावना कम ही है। यानी कि भारत पाक रिश्तों में जल्द मिठास घुलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल ये है कि जाते जाते इमरान खान के सुर जो भारत के प्रति बदले हैं, क्या उसका उन्हें फायदा वहां पर मिलेगा? देखिए, एक बात तय है, इमरान खान अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव पर कोई ऑल्टरेशन अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आती है, तो भी उन्हें अविश्वास प्रस्ताव को फेस करना ही पड़ेगा संसद में, जिसमें वो जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अगर संसद चूंकि भंग हो ही चुकी है, लिहाजा वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है नहीं, तो उन्हें अब चुनाव में जाना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के अब इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। अब अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? क्या इमरान खान रिपीट होंगे? बिल्कुल ऐसा इतिहास दोहराता हुआ दिखाई नहीं देता है। इससे पहले जितने लोगों ने कुर्सी छोड़ी है, नवाज शरीफ से लेकर मुशर्रफ से लेकर, उनको सत्ता से बेदखल बाद में होना पड़ा। लिहाजा अब इमरान खान भी की राह भी आगे मुश्किल नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें भारत का नफा है या नुकसान। विश्लेषकों का कहना है कि साफ तौर पर इमरान खान ने जो अमेरिकी विरोध अपनाया हुआ है और चीन और रूस के साथ दोस्ती बढ़ाने का इरादा जो जाहिर वो कर रहे हैं, यूक्रेन पर हमले के बीच में पुतिन से मुलाकात करके भी आए, वो हैरान भी उन्होंने किया। आज हमने देखा कि रूस भी जो है वो इमरान खान का समर्थन करता हुआ नजर आया। कहा जा रहा है कि अमेरिका के खिलाफ जाने की सज़ा इमरान खान भुगत रहे हैं या रशिया के पास जाने की सज़ा इमरान खान भुगत रहे हैं। तो ऐसे में अब इमरान के लिए कोई स्कोप आगे बचता है या नहीं, ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। लेकिन क्या वापसी होगी इमरान खान की, ये फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 3 महीने में आम चुनाव कराने से हाथ खड़े कर दिए। दिक्कत ये भी है, 3 महीने के भीतर चुनाव हो नहीं पाएंगे, तो कहां से स्पेस बचता है वापसी का? तो ये छटपटाहट जो है इमरान खान की, ये किसी काम की नजर नहीं आती। इसके पीछे पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने कानूनी, संवैधानिक और लॉजिस्टिक चुनौतियों का हवाला दिया है। चुनाव आयोग ने एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जो वो कह रहे हैं कि चुनाव की तैयारियों के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त चाहिए, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में नए सिरे से परिसीमन होना है। खासकर जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका है, वहां पर सीटें बढ़ी हैं और जिले और क्षेत्रों के हिसाब से मतदाता सूची को अपडेट भी कराना होगा। लिहाजा 3 महीने के अंदर तो वहां चुनाव होते नहीं। लिहाजा अब क्या वापसी के कोई स्कोप बचते हैं इमरान खान की? चलिए, चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी सर जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर, इमरान खान के लिए सत्ता में वापसी का कोई विंडो नजर आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला अगर इमरान के पक्ष में भी जाता है, वहां पर क्या स्कोप बचता है? और चुनाव में भी अगर जाते हैं तो क्या स्कोप बचता है? इमरान की वापसी का स्कोप फिलहाल क्या है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। जैसा कि आपने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट में इमरान के पक्ष में फैसला होता है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, तो वहां तो इमरान के लिए एंड ऑफ द स्टोरी हो जाए। अगर उनके विपक्ष में होता है, उनके खिलाफ होता है, तो एंड ऑफ द स्टोरी हो जाएगी। लेकिन अगर उनके पक्ष में होता है तो फिर ये होगा कि 3 महीने में कैसे इलेक्शन होगा, क्योंकि चुनाव आयोग तो कह रहा है कि 3 महीने में करा नहीं सकते, उनके पास इतना टाइम नहीं है। और इस 3 महीने का इस्तेमाल जहां एक और इमरान करेंगे इसलिए कि वो अपने लोगों को अपने पक्ष में जनमत पैदा कर सके, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी पूरी तरह सशक्त होकर के विपक्ष भी अपनी ओर जनमत करने के लिए भरपूर प्रयास करेगा। तो वहाँ पर इमरान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, और वो भी खास तौर से तब जब अभी ये साफ हो गया है कि इमरान ने पाकिस्तान की आर्मी की सलाह नहीं मानी थी, और तब ये
उस स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि आदमी ही इमरान को कहे कि नहीं, अब आप पॉलिटिक्स से बराए मेहरबानी हट जाइए, आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में न रहिए। तो ये दो सिनेरियो हो सकता है। और वैसे जैसे ये है कि इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा तो वो तो कोर्ट जाने, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, जितना मैंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया है, उसके हिसाब से तो ये सारा मामला आकर के सीधे, जैसे कोर्ट ने भी कहा है, और डिप्टी स्पीकर की जवाबदेही पे आ जाता है। डिप्टी स्पीकर ने काम संवैधानिक रूप से किया कि नहीं किया। और मुझे लगता है कि डिप्टी स्पीकर ने काम संवैधानिक रूप से नहीं किया है, क्योंकि अगर आर्टिकल 5 के तहत देश की वफादारी के खिलाफ कोई काम किया गया है जी, तो ये कौन तय करेगा कि ये काम कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है? ये तो कोर्ट को तय करना है ना, ये डिप्टी स्पीकर तो कर नहीं सकता। और डिप्टी स्पीकर जैसे 28 मिनट के दौरान सारा कुछ हो गया, फवाद चौधरी के भाषण से लेकर के और राष्ट्रपति के पार्लियामेंट डिसॉल्व करने के दस्तखत तक, जितनी जल्दी हुआ, उससे यही लगता है कि इंटेंशन जो था वो बोनाफाइड नहीं था, वो मेलाफाइड था। और मेरे ख्याल से कोर्ट शायद इसी बात पे ये स्पीकर के द्वारा असेंबली भंग किया जाना जो है उसको वो गैर कानूनी करार कर दे। ओके सर, अब ये तो अब आगे मुस्तकबिल क्या होगा इमरान खान का, ये तो अब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच जो सुर बदले हैं इमरान खान के, अब कह रहे हैं कि भाई मैं भारत विरोधी थोड़ी हूँ, हमारी विदेश नीति की वो जगह जगह चर्चा कर रहे हैं। जबकि हम जानते हैं कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, अंतर्राष्ट्रीय कोई मंच ऐसा छोड़ा नहीं, अलग थलग जरूर पड़े, किसी ने एंटरटेन नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन मौका कोई नहीं छोड़ा। कश्मीर का मुद्दा उठाया, कथित ह्यूमन राइट वॉल्यूशन का मुद्दा उठाया, बार बार कहा, एकदम खुलकर मुखर होकर कहा, और अब अचानक सुर बदल गए हैं। इसके पीछे क्या वजह है सर, राज क्या है, क्या चाहते हैं वो भारत से? देखिए, इमरान इस वक्त अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि इमरान मूलतः भारत विरोधी और धुर भारत विरोधी हैं। अगर मेरी उम्र के कोई हो तो उन्हें याद होगा कि जब 80s में इमरान खान 80s में या 19 में अपनी टीम लेकर के आए थे पाकिस्तान की, और उस वक्त जब सीरीज उन्होंने जीता था तो मैदान में बल्ला लहराते हुए उन्होंने यही कहा था कि इंशाअल्लाह जैसे हमने ये सीरीज जीती ऐसे ही कश्मीर जीतेंगे। तो ये उनकी जो सोच है ये उसी वक्त से थी जब वो जवान थे, और ये सोच और पुख्ता हो गई है। तो ये जो कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति बड़ी अच्छी, ये दिखावे की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ ऐसा है कि एक ऐसे आदमी की छटपटाहट है जो चारों ओर से घिर गया है, और जो सोचता है कि कुछ भी कह के कहीं से भी उसे कुछ समर्थन मिल जाएगा। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो जैसा आपने सही कहा है कि 3 साल पहले जब ये आए थे, तब से इनके टाइम में ही देखिए भारत के साथ इनके रिश्ते खराब हुए हैं। अगर इनको यही लगता था कि भारत की विदेश नीति इतनी अच्छी है तो इन्होंने रिश्ते सुधारने के बजाय बिगाड़ने का काम क्यों किया? बिल्कुल। अच्छा सर, अब आगे आज का जो टॉपिक है हमारा कि जाएंगे इमरान, मजबूत होगा हिंदुस्तान तो क्या, या फायदे में हिंदुस्तान, तो क्या वाकई में फायदा होने वाला है इमरान खान के जाने के बाद? और प्रेडिक्शन क्या है आपकी, नई रिजीम कौन लेकर आने वाला है, कौन फेस होगा पाकिस्तान का? देखिए, इसमें भी 2 सवाल हैं। एक तो पहला ये कि क्या इमरान वाकई जाएंगे, तो वो तो कोर्ट का फैसला डिसाइड करेगा। करेक्ट। और उसके बाद अगर कोर्ट इनके खिलाफ भी बात करते, इनके फेवर में भी कर देती, तो भी इलेक्शन डिसाइड करेगा। तो वो तो तब की बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर इमरान जाएंगे, दूसरा पक्ष इस सवाल का, तो कौन रहेगा? अभी जैसे आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले बिलावल भुट्टो का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि शहबाज शरीफ साहब हमारे नेता हैं और वही अगले वजीर आजम बनेंगे हमारी। कहने में तो ये बहुत ठीक लग रहा है, लेकिन समस्या ये है कि ये विपक्ष भी एक तरह से भानुमति का कुंबा है, जिसमें कौन किधर जा रहा है, हर पार्टी एक दूसरे की विपरीत दिशा में खींचातानी करने में लगी हुई है। ये जग जाहिर है कि पीपीपी और पीएमएनएल, इन दोनों के बीच में दुश्मनी अभी से नहीं, इनके पिताओं की टाइम से, नवाज शरीफ और मरियम के, भुट्टो की बेनजीर भुट्टो के टाइम से। ऐसे ही पीपीपी के साथ
36 का आंकड़ा है MQMP का, बिल्कुल। जो कि कराची में ही कई बार दंगे हुए और वो सब उसमें MQM का ही हाथ बताया गया। तो ऐसे में ये अगर मैरिज ऑफ कन्वीनियंस बनती है, अभी वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि बीजेपी को हटाओ, सारे लोग आकर के मिल गए हैं, तो अगर ऐसे लोग आते हैं तो इनकी ये कन्वीनियंस की मैरिज कब तक चल पाएगी, इसमें मुझे शुभा है। मुझे लगता है अगर बनती भी तो शायद 4-6 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएगी, और उस हालत में क्या होगा ये सोच के परेशानी होती कि उस हालत में शायद सेना फिर से वापस आने की सोचे। हालांकि इन द गिवन कंडीशन सेना मेरे ख्याल से नहीं आना चाहेगी, क्योंकि वहाँ की जनता लोकतंत्र का स्वाद चख चुकी है, इसलिए वो नहीं चाहेगी कि फिर से सेना डायरेक्टली। नहीं, बट अगर शाहबाज आते भी हैं, नवाज शरीफ के भाई हैं, छाप उनकी जरूर दिखेगी। कहा जाता था कि भारत के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट रहे हैं नवाज, तो भाई शाहबाज भी अगर आते हैं तो क्या फायदा होगा भारत को उनसे? कुछ सॉफ्ट रहेंगे भाई की तरह? आते हैं, अगर वो आते हैं तो भी फायदा होगा, अगर बिलावल भुट्टो आते हैं तो भी फायदा होगा। इसलिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी आए, हमारे लिए सबसे मुफीद हालत पाकिस्तान के बनिस्बत ये है कि वहाँ एक स्थायी सरकार रहे। बिल्कुल। ढुलमुल सरकार रहे जिसको निकल जाने का डर, क्योंकि एक स्थायी सरकार रहती तो दो चीजें होती। एक तो ये हम जानते हैं कि उस सरकार की विदेश नीति कैसी हो, भारत के प्रति उसका रुख कैसा है, एक। और दूसरा हम ये जानते हैं उसी को एनालाइज करके हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में कोर्स करेक्शन कर सकते हैं कि हमें अब कैसी पॉलिसी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ये पता रहता है कि हमें किससे बात करनी चाहिए। अगर एक माइनॉरिटी की गवर्नमेंट आती है, अगर एक ऐसी गवर्नमेंट आती है जो कि सिर्फ कठपुतली है आर्मी की, तो हमें पता ही नहीं रहेगा कि हम आर्मी से बात करें कि हम सिविलियन गवर्नमेंट में के हेड से बात करें। तो मुख्य चीज़ ये है, मुख्य आवश्यकता ये है कि कोई भी सरकार आए वो स्थायी आए। अगर कोई स्थायी सरकार होगी तो वो भारत के लिए फायदेमंद होगी ही थोड़ी बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी सर, आपने वक्त निकाला और बहुत ही आसान भाषा में इस मुद्दे को हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका में आर्थिक तंगी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कंगाल श्रीलंका में रोजमर्रा की चीजों की किल्लत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पेट्रोल 300 रुपए के पार मिल रहा है। पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ दिख रही है। कुछ यही हाल दूसरी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों का भी है। अति महंगाई और बढ़ते संकट के चलते सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वहीं सबके बीच श्रीलंका ने नॉर्वे, इराक, ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल अपने दूतावासों को बंद कर दिया है। इसके पहले दिन आज मौजूदा सरकार ने संसद में बहुमत खो दिया। करीब 41 से ज्यादा मेंबर्स ने संसद से वॉकआउट किया। बता दें कि श्रीलंका सरकार में लगभग सभी मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। सिर्फ प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ही अपने पद पर बने हुए हैं। गोटबाया चाहते हैं कि विपक्ष के साथ मिलकर मिलीजुली सरकार बनाई जाए। विपक्ष इसके लिए भी तैयार नहीं है। एक दिन पहले वहां पर वित्त मंत्री का नया कार्यभार सौंपा गया, उन्होंने भी एक दिन के भीतर इस्तीफा दे दिया। अब स्थिति यह है कि वहां पर नो गवर्नमेंट के आसार बन गए हैं। बिना सरकार श्रीलंका में ये जो हाहाकार मचा हुआ है, इसे कैसे पाएगा वो पार, अब ये वक्त ही बताएगा। श्रीलंका में सियासी उथल पुथल के बीच विरोध प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। जनता सड़कों पर उतर आई है। राजधानी कोलंबो में तो हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं। कोलंबा में मौजूद जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। श्रीलंका में आर्थिक संकट चरम पर है। बदहाल अर्थव्यवस्था ने सब कुछ ठप कर दिया है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की जरूरी चीजों की भारी किल्लत है। ये लंबी लंबी लाइनें रसोई गैस भरने के लिए लगी हुई हैं। दिक्कत सिर्फ सिलेंडर भरवाने की ही नहीं है। इस छोटे से सिलेंडर की कीमत सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सही पढ़ा आपने, एक सिलेंडर भरने की कीमत 2000 रुपए से ज्यादा है। अब हम आपको कोलंबो की ही एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है।
सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही हैं। पेट्रोल 254 रुपए लीटर और डीजल 176 रुपए लीटर बिक रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी श्रीलंका में महंगाई की दर 17% को भी पार कर चुकी है। ये पूरे दक्षिण एशिया के किसी भी देश में महंगाई का सबसे भयानक स्तर है। पिछले एक महीने में फल और सब्जियों की कीमत दोगुनी हो गई है। Srinagar government everything sell for China. That is the big problem. 3-4 months ago, 1 kilo apple I selling 500. Now I selling 1000 rupees. राजधानी कोलंबो में हालत बेहद खराब है। जनता सड़कों पर उतर आई है। इन तस्वीरों को देखिए। प्रदर्शनकारियों का काफिला राष्ट्रपति भवन पहुंचा और जमकर विरोध किया। स्थानीय लोगों का हुजूम श्रीलंका सरकार के खिलाफ इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर इकट्ठा हुआ और विरोध प्रदर्शन किया। लोगों के हाथों में तख्तियां थीं। प्रदर्शनकारियों की सबसे ज्यादा नाराजगी राजपक्षे परिवार को लेकर है। We are protesting is because we want our president to step down. The economy has crashed. We don't have food to eat. We don't have gas. We don't have power. Nothing. The currency rate has escalated too bad. It's around $300 now. So the economy has crashed and we want him to step down. Since 2019, it has been nothing but failed promises that they told that they will fulfill, but nothing has been given. The people are fed up. Economic crisis, no petrol. There is no security in the country, no basic human rights. हालात ये है कि बिजली बचाने के लिए श्रीलंका ने पूरे हाईवे की लाइट भी बंद कर दी है ताकि इमरजेंसी हालात में बिजली की किल्लत को पूरा किया जा सके। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने सोमवार को 4 मंत्रियों को शपथ दिलाई। देश में गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच कैबिनेट ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। वहीं श्रीलंका के विपक्षी दलों ने सर्वदलीय सरकार बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक और देश है जहां श्रीलंका जैसी विरोध की चिंगारी सुलग रही है और ये देश है पेरू। हाल ही के दिनों में यहां भी महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी है कि पेरू की जनता सड़कों पर उतर आई है। हाल ही में पेरू से सामने आई तस्वीरें बयां करती हैं कि जनता का गुस्सा कितना भयावह है। देखिए रिपोर्ट। पेरू की सड़कों पर आग का तांडव। आग की लपटों में दिख रहा जनता का गुस्सा। इतनी बढ़ी महंगाई की जनता हो गई बेकाबू। पेरू में श्रीलंका जैसे हालात। महंगाई से परेशान जनता सड़कों पर उतरी। राजधानी लीमा में हिंसक हुआ प्रदर्शन। हालात काबू करने के लिए सेना ने संभाला मोर्चा। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में श्रीलंका जैसे हालात बन रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। बीते एक हफ्ते में बढ़ी महंगाई को लेकर राजधानी लीमा में जारी प्रदर्शन हिंसक हो गया। इसके बाद सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा। दरअसल पेरू में बढ़ रही महंगाई से कृषि निर्यात बाधित हुआ है। इसके चलते खाने पीने के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। महंगाई से परेशान जनता सड़कों पर उतर आई तो उसका प्रदर्शन उग्र हो गया। हालात इस कदर बिगड़े कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। ठीक इसी तरह के प्रदर्शनों की शुरुआत श्रीलंका में भी हुई थी। जनता जब सड़कों पर उतरी तो शायद राजपक्षे सरकार को लगा कि वो आसानी से जनता की नाराजगी को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाने पीने के सामान में हुई वृद्धि ने जनता के विरोध की चिंगारी को बुझने नहीं दिया। आखिरकार सरकार बैकफुट पर आ गई और पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि महिंदा राजपक्षे ने सर्वदलीय सरकार बनाने का दांव खेला, लेकिन वो भी फेल हो गया। विपक्षी दलों ने जनता की नाराजगी को देखते हुए महिंदा राजपक्षे से इस्तीफा देने की मांग की है। अब देखना होगा कि क्या पेरू में भी श्रीलंका की तरह ही आर्थिक संकट के बाद राजनीतिक संकट देखने को मिलेगा या फिर सरकार जनता के गुस्से को काबू करने का कोई न कोई फॉर्मूला ढूंढ निकालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात चीन की। चीन में आए दिन कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहां 27 से ज्यादा प्रांत कोरोना की महामारी की चपेट में आ गए हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 16,412 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जो करीब 2 साल पहले के बाद सबसे ज्यादा हैं। शंघाई में एक दिन में रिकॉर्ड 8,581 केसेस दर्ज किए गए हैं।
देश के कई प्रांतों में बेहद ही खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल गया है, जिससे लोगों के बीच एक बार फिर दहशत का माहौल है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि चीनी प्रशासन ने शंघाई में लॉकडाउन लगा दिया। इतना ही नहीं, यहां 2 करोड़ से ज्यादा नागरिकों की कोरोना जांच के लिए सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं। इधर रूस और यूक्रेन के बीच 4 दौर की बातचीत होने के बावजूद भी युद्ध जारी है। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 41वां दिन है और रूस के यूक्रेन में हमले लगातार जारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मायकोलैव शहर में रूसी हमले आज हुए, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 61 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूसी हमले के बीच आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करेंगे। वहीं रूस के मंसूबों को लेकर नाटो ने कहा है कि अब रूस यूक्रेन में पूर्व में अपना फोकस शिफ्ट कर रहा है। उसने कहा कि रूस यूक्रेन को लेकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने को तैयार नहीं है। नाटो देश अब एंटी टैंक जैसे हथियारों की डिलीवरी करने पर विचार कर रहे हैं। हमले के बीच रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला भी लगातार जारी है। अमेरिका ने कहा कि रूस के जो डॉलर यूएस बैंकों में पड़े हैं, वो रूस को इनसे कर्ज उतारने की मंजूरी नहीं देगा। वहीं यूरोपियन यूनियन ने रूस से कोल खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही ईयू के पोर्ट से रूसी जहाजों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। आज 41 दिन हो रहे हैं और अभी दोनों देशों की सेना एक दूसरे को खदेड़ने में लगे हुए हैं। मरियोपोल में तो न जाने कितने दिनों से यूक्रेन की और रूस की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई है। इस लड़ाई में चेचन लड़ाकों की एंट्री के बाद तो जंग और भीषण हो चुकी है। इस भीषण लड़ाई को देखकर लग रहा है कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। मरियोपोल से ही एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें कई सारे सैनिक हाथ ऊपर किए मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर लग रहा है कि इन सैनिकों ने हथियार डाल दिए हैं। ये वीडियो दरअसल रूस की ओर से जारी किया गया है और दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन की मरीन यूनिट के सैनिक हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस को इस युद्ध में बहुत नुकसान पहुंचाया। खासकर ड्रोन हमलों ने रूसी टैंकों को खूब तबाह किया। ऐसे में उस युद्ध में रूस ने भी ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ये 2 तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि रूस यूक्रेन पर ड्रोन हमले कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के आपातकालीन सेवा विभाग ने एक वीडियो जारी किया है और दिखाया है कि यूक्रेन अपने ही शहरों की गलियों में कितनी सावधानी से आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो में आपातकालीन सेवा विभाग के लोग स्नीपर डॉग्स के जरिए जमीन में प्लांट किए गए बम ढूंढ रहे हैं। दरअसल पिछली बातचीत में रूस ने कहा था कि वो अब कीव पर हमले कर देगा और ऐसे में रूसी सेना के पीछे हटने की तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि रूस जिन इलाकों से पीछे हट रहा है, वहां उसके सैनिकों ने बम प्लांट किए हैं और इसलिए अब कीव के अलग अलग इलाकों में इसी तरह स्नीपर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आने वाले खतरे से बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस से तेल लेने के मामले में भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा अमेरिका अब नरम पड़ गया है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि भारत रूस से 1 से 2% कच्चा तेल ही इंपोर्ट करता है। उन्होंने कहा कि तेल के इंपोर्ट के लिए भारत की तरफ से किया गया भुगतान प्रतिबंधित नहीं है, इसमें कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस भारत के साथ काम करने के लिए पहले भी प्रतिबद्ध रहा है, अब भी है। साकी ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी देश प्रतिबंधों का पालन करें, लेकिन इसके बावजूद सभी देश अपने अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे पहले आपको याद होगा अमेरिका का रुख क्या था, धमकियां दे रहा था, कहा जा रहा था कि भविष्य ही बताएगा, इतिहास में अपने आप को भारत किस तरह से देखेगा, किस तरह से याद करना चाहेगा, तमाम तरह की बातें अमेरिका कह रहा था। लेकिन अब सफाई आई है तेल खरीदने पर, अब भारत की ओर नरमी का रुख अमेरिका का। इधर रूस यूक्रेन युद्ध का आने वाले समय में एक और बड़ा असर हो सकता है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि लड़ाई से परमाणु मिसाइलें और बमों की बिक्री में इजाफा हो सकता है, यानी कि इस युद्ध के बाद हो सकता है हथियारों की होड़ बढ़े। इस समय न्यूक्लियर मिसाइलों और बमों का बाजार करीब 73 अरब डॉलर का है। 2030 तक इसमें 72% से ज्यादा के इजाफा होने की उम्मीद है।
रूस और यूक्रेन के बीच। युद्ध से दुनिया में बड़ा बदलाव हो सकता है। ये परमाणु मिसाइलों और बमों की बिक्री को हवा दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगले एक दशक में ऐसी मिसाइलों और विध्वंसक बमों के बाजार के 73% तक बढ़ने के आसार हैं। अलाइड मार्केट रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक दशक में इसके बढ़कर 126 अरब डॉलर का हो जाने के आसार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन पर रूस के हमले से तमाम देशों के सैनिक खर्चों में इजाफा होने के अनुमान है। पोर्टलैंड की रिसर्च फर्म के मुताबिक अभी न्यूक्लियर मिसाइलों और बमों का बाजार करीब 73 अरब डॉलर का है। 2030 तक इसमें 72.6% का इजाफा हो सकता है। दरअसल कोरोना महामारी के कारण दुनिया के तमाम देशों ने डिफेंस सेक्टर के बजाय हेल्थ सेक्टर को प्राथमिकता दी। इसके चलते रक्षा क्षेत्र में होने वाले एलोकेशन पर असर पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक भू राजनीतिक संघर्ष और मिलिट्री बजट बढ़ने से सैनिक साजो सामान का बाजार बढ़ेगा। इसमें 2030 तक सालाना 5.4% की चक्र वृद्धि दर से इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट में यह अनुमान जाहिर किया गया है कि छोटे परमाणु हथियारों की मांग बढ़ सकती है। दरअसल इन्हें आसानी से विमानों और लैंड बेस्ड मिसाइलों से इधर उधर ले जाया जा सकता है। ये भी अनुमान जाहिर किया गया है कि भारत, पाकिस्तान और चीन के अपने परमाणु भंडार को बढ़ाने के कारण एशिया प्रशांत में बिक्री की रफ्तार सबसे ज्यादा रहने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों ओर के लोग अपनी सेनाओं की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे ही लवीव के पास एक वायलिनिस्ट हैं, पाब्लो, जो लवीव की सड़कों पर वायलिन बजाकर पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर उसे सेना के लिए डोनेट कर देते हैं। हमारे संवाददाता शिवांगी ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के लोग युद्ध की घड़ी में कैसे एक दूसरे का मनोबल बढ़ा रहे हैं, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी लवीव में है और एक स्ट्रीट म्यूजिशियन यहाँ पर हैं। लगातार यहाँ पर इस तरह से वायलिन बजा रहे हैं और लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और आपको बता दें कि जो भी लोग यहाँ पर इन्हें पैसे देंगे, वो सारे पैसे यूक्रेनी सेना को जाएगी। जरा तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो भी पैसे इकट्ठे हुए हैं और लगातार हो रहे हैं, वो यूक्रेनी सेना को जाएगी। ये डोनेट करेंगे। लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी जानकारी इन्होंने यहाँ पर दी है। ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कैसे युद्ध की घड़ी में ये लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और व्हाट्स योर गुड नेम? Hello, my name is Pavlo. I am from Lviv. I am a violinist, and now I play on violin on this square. Some people who need can put some money from Ukrainian army. We together with restaurant Mozart and Solari have this challenge. Every day I play from 3 to 6 p.m. at this place. So what do you do when air raid sirens started? I go to special place underground. Bunkers. Yes, in bunkers. Yes. Okay. So आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरह से लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये ओपन स्पेस में इस तरह से वायलिन बजाते हैं और जब एयर रेड सायरन्स बजते हैं तब ये लोग जो हैं एक सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। लेकिन मकसद यही, एक ही मकसद कि यूक्रेनी सेना जो इस वक्त लड़ रही है और जिन्हें जरूरत है उन तक मदद पहुंचाया जाए अपने कला के जरिए। लवीव से कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। बच्चों का पसंदीदा किंडर सरप्राइज एग की बिक्री पर ब्रिटेन ने रोक लगा दी है। ब्रिटेन का कहना है कि किंडर सरप्राइज चॉकलेट एग और साल्मोनेला महामारी के बीच गहरा संबंध है। इसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। भारत में आमतौर पर किंडर जॉय सरप्राइज एग बच्चों का सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय चॉकलेट है, जिसमें चॉकलेट के साथ साथ खिलौने भी बच्चों को आकर्षित करते हैं। लेकिन यही चॉकलेट अब बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। ब्रिटेन सरकार के मुताबिक किंडर सरप्राइज चॉकलेट एग और साल्मोनेला महामारी के बीच गहरा संबंध है, जिसके चलते बच्चे बीमार हो रहे हैं। ब्रिटेन की खाद्य मानक एजेंसी FSA ने किंडर सरप्राइज एग को लेकर चेतावनी भी जारी की है। FSA का कहना है कि किंडर सरप्राइज एग खाने वाले बच्चों में साल्मोनेला महामारी फैल रही है। ऐसे में इस चॉकलेट को ना खरीदें और ना ही इसे बच्चों को खाने के लिए दें।
इस चेतावनी के बाद ही चॉकलेट मेकर फेरेरो ने इन उत्पादों के बैच को वापस बुला लिया है। साल्मोनेला महामारी नई नहीं है। इससे पहले इस बीमारी ने कई देशों को अपनी गिरफ्त में लिया था। साल्मोनेला से संक्रमित होने के बाद डायरिया, बुखार और पेट दर्द जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। साल्मोनेला बैक्टीरिया का संक्रमण गंभीर होने पर आंतों तक पहुंच सकता है। ये बीमारी ज्यादातर 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों या 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों में फैलती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 ग्राम के चॉकलेट एग उत्पाद 3 बैचों में अलग अलग बेचे गए हैं। हालांकि ये सभी प्रभावित किंडर सरप्राइज उत्पाद उसी कारखाने में तैयार किए गए थे जिसमें अन्य किंडर चॉकलेट को तैयार किया जाता है। हालांकि जांच में किंडर सरप्राइज के अलावा और सभी चॉकलेट के सुरक्षित होने की पुष्टि की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। IFB एग्रो सुर्खियों में है। कंपनी ने एक्सचेंजेस को बताया है कि वो 40 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगी। कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड अपनी मर्जी से नहीं खरीद रही है, बल्कि उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है। ये थोड़ा सा कहना है कंपनी का। दिलचस्प ये है कि ये रकम उसके साल भर के मुनाफे के बराबर है। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड का फंडा, देखिए इस रिपोर्ट में। राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोलकाता बेस्ड डिस्टिलरी कंपनी IFB एग्रो ने स्टॉक एक्सचेंज को 40 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाने की बात कही है। कंपनी का आरोप है कि वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दबाव के चलते ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है। IFB एग्रो का आरोप है कि पहले तो उस पर एक्साइज अधिकारियों की ओर से उगाही का दबाव बना, फिर डिमांड पूरी न होने पर जून 2020 में करीब 150 गुंडों ने प्लांट को बंद करने की धमकी दी, जिसकी शिकायत प्रशासन से करने के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्वैच्छिक डोनेशन है, इसे लेकर कोई पार्टी किसी पर दबाव नहीं बना सकती। पहले समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, जिसे लेकर ये बखेड़ा खड़ा हुआ है। दरअसल ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू लिखी होती है, जिसे राजनीतिक दलों को पैसा दान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चुनावी बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को 2017-18 में लाया गया था, जिसका मकसद चुनावी चंदे के लेन देन में पारदर्शिता लाना था। ये बॉन्ड उन्हीं दलों को दान दिया जा सकता है जिसने पिछले चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। इलेक्टोरल बॉन्ड SBI जारी करती है। बैंक बॉन्ड खरीदने वाले का नाम गोपनीय रखती है, लेकिन इसे खरीदने वाले की पूरी जानकारी बैंक के पास होती है। इस बॉन्ड पर कोई ब्याज नहीं मिलता। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को बताना भी होता है कि उन्हें कितनी रकम इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर मिली है। समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की आखिर क्यों जरूरत पड़ी। दरअसल 2017 से पहले 20,000 रुपए से कम के चुनावी चंदे का सोर्स बताने की जरूरत नहीं थी। इसका फायदा पार्टियां उठाती थीं और चुनावी चंदे के तौर पर मिले 80 से 90% पैसों को 20,000 से कम में दिखाकर स्रोत को छिपा ले जाती थीं। ये चंदा ब्लैक मनी का जरिया बनता था और यही काला धन चुनाव में अनाप शनाप खर्च होता था। फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड से इस पर लगाम तो कसी गई, लेकिन जबरन इसकी उगाही कारोबारियों से की जाएगी, इसकी आशंका नहीं थी। चुनावी चंदे की बात करें तो 2019-20 के दौरान चंदा पाने के मामले में बीजेपी सबसे आगे है। देश की 5 बड़ी पार्टियों को 921 करोड़ 95 लाख का कॉर्पोरेट चंदा मिला और इसमें से 720 करोड़ 40 लाख रुपए बीजेपी की झोली में गिरे। बीजेपी के अलावा कांग्रेस को 133 करोड़ से थोड़ा अधिक का चंदा मिला। एनसीपी को 15 करोड़ 80 लाख का चंदा मिला, जबकि सीपीआई को कोई चंदा नहीं मिला है। फिलहाल जनतंत्र और जनता के पैसे से ही चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों की ओर से जब IFB एग्रो जैसी कंपनियों से जबरन चुनावी चंदा उगाने की बात सामने आए तो ये लोकतंत्र के लिए कतई ठीक नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे के बीच अहम खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। अगर पीएम मोदी कश्मीर जाते हैं तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद यह उनका पहला दौरा होगा। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री कश्मीरी पंडितों से भी बात कर सकते हैं।
22-23। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20-25। अगर वो आपसे कहते कि कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों चर्चा में है। फिल्म के बहाने कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा एक बार फिर पूरे देश में छाया हुआ है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सांबा में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद ये उनका पहला दौरा होगा। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक प्रधानमंत्री कश्मीरी पंडितों से भी बात कर सकते हैं। कश्मीरी पंडितों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा था कि सच्चाई को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। जो सच है वो देश के सामने लाना ही चाहिए। जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम। कोई सत्य उजागर करने का साहस करे। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है। मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। पलायन का दर्द झेल रहे कश्मीरी पंडित अब घर वापसी की राह देख रहे हैं। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करके राज्य में विकास के तमाम रास्तों को खोला है। उम्मीद है बरसों से इंतजार कर रहे कश्मीरी पंडितों को उनका वाजिब हक जल्द मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैमी अवार्ड में डंका बजाने वाली भारतीय मूल की अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह को सोशल मीडिया पर बधाई दी है। पीएम ने फाल्गुनी को उनका पहला ग्रैमी अवार्ड जीतने पर बधाई देते हुए ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा कि फाल्गुनी शाह को ग्रैमी में बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीतने पर बधाई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। बता दें कि फाल्गुनी ने ग्रैमी अवार्ड्स में अपने एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ये अवार्ड जीता है। फाल्गुनी शाह साल 2000 में अमेरिका चली गई थी। वो 2 बार ग्रैमी में बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में नॉमिनेट होने वाली एकमात्र भारतीय मूल की महिला हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बाद अब रॉयल एनफील्ड में आग लगने का मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक कर्नाटक के मैसूर में एक शख्स अपनी नई बुलेट लेकर पूजा कराने मंदिर पहुंचा था। इसी दौरान बुलेट में आग लग गई और उसके बाद जोरदार धमाका भी हुआ, जिसे देखकर आसपास के लोग घबरा भी गए। यही नहीं, इस आग से पार्किंग में खड़ी बाइक्स में भी आग लग गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। बाजार की कर लेते हैं। बाजार की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। बाजार में आज दिन भर सीमित दायरे में कारोबार हुआ। आखिरी आधे घंटे में आई तेज मुनाफा वसूली ने बाजार पर दबाव बनाया। कल की जोरदार तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। साथ ही ग्लोबल बाजारों से भी तेजी के संकेत नहीं थे। कारोबार के अंत में निफ्टी करीब 100 अंक गिरकर 18,000 के नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 567 अंक टूटा और करीब 38,000 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 435 अंक गिरकर 60,176 के स्तर पर बंद हुआ। अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी एक्सियोम स्पेस अपने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजने के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने के इस मिशन का नाम AX-1 रखा गया है और यह दुनिया का पहला ऐसा मिशन होगा जिसे एक प्राइवेट कंपनी की टीम अंजाम देगी। अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की चाह, दूसरे ग्रहों तक पहुंचने की कोशिश, धरती के पार एक नए जीवन की तलाश। कल का दिन अंतरिक्ष यात्रा यानी स्पेस ट्रैवल के लिए बेहद खास रहने वाला है। अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी एक्सियोम स्पेस
कल अपने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजेगी। ये इतिहास में पहला ऐसा मिशन होगा जब एक प्राइवेट कंपनी की टीम अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचेगी और स्पेस रिसर्च में हाथ बटाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यात्री इस टीम का स्वागत करेंगी, जिसके बाद दोनों टीमें साथ मिलकर कई माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स करेंगी। यह अंतरिक्ष तक पहुंचने की चाह ही है जो बीते कुछ सालों में कई प्राइवेट कंपनी अपने खुद के स्पेसक्राफ्ट तैयार करने लगी हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से लेकर अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन तक कई प्राइवेट कंपनी अंतरिक्ष की सैर करने के लोगों के सपनों को पूरा कर रही है। लेकिन इस मिशन से अब ये बात साफ हो गई है कि प्राइवेट कंपनियों का अंतरिक्ष के बारे में जानने का जुनून एक कदम और आगे बढ़ गया है, क्योंकि अब ये प्राइवेट कंपनी सिर्फ अंतरिक्ष की सैर नहीं करना चाहती, लेकिन नासा की तरह स्पेस रिसर्च में भी अपनी जीत का परचम लहराना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका के एक मौसम विज्ञानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। टीवी पर तूफान के बारे में बताते हुए मौसम विज्ञानी को घर पर अकेले मौजूद बच्चों का ख्याल आया और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो वायरल हो गया। So I really think we're setting up for a pattern for big storms, and these are a couple reasons why. I mentioned the warm block. NBC वॉशिंगटन के मौसम विशेषज्ञ जब टीवी पर तूफान के बारे में बता रहे थे, तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आमतौर पर लाइव टीवी के दौरान कम ही होता है। स्क्रीन पर चल रहे मैप के जरिए वो समझा रहे थे कि तूफान किन इलाकों को नुकसान पहुंचा सकता है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जिस तूफान को लेकर वो लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, वो उनके घर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसा सोचते ही उनके होश उड़ गए। इसके बाद जो उन्होंने किया वो वायरल हो गया है। उन्होंने लाइव टीवी के दौरान अपना काम छोड़कर सबसे पहले अपने बच्चों को फोन लगाया और समझाया कि तूफान से बचने के लिए उन्हें क्या करना होगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में वो अपने बच्चों को निर्देश देते नजर आ रहे हैं। बच्चों को समझाने के बाद वो वापस अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लौट आते हैं और कहते हैं कि मैंने अभी अपने बच्चों को तूफान को लेकर चेताया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बच्चे इस समय गेम खेल रहे हैं। मौसम विज्ञानी के साथ साथ एक पिता होने का फर्ज निभाने के लिए लोग उनकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।